students. Today we all are going to continue to read the chapter 3rd of in the class 9th book Kritika. The chapter name is Reed Ki Haddi by Jagdish Chandra Mathur. So let's start to continue to read the chapter. हमने समरी तक रीड आउट कर लिया था, अब उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। पान की तश्तरी हाथों में लिए हुए उमा आती है। जो पान की तश्तरी है वो लेकर उमा आती है। उसके कपड़े पहनने का ढंग और वो कैसी दिखती है बताया गया है। तो वो बहुत ज्यादा सिंपल कपड़ों में, सादगी के कपड़ों में है। गर्दन उसकी झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद उसे आंखें गड़ाकर और शंकर उसे आंखें छिपाकर ताक रहे हैं, मतलब दोनों ही उसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं, ये बताया गया है। राम स्वरूप जी बोलते हैं कि हाँ हाँ यही है आपकी लड़की, की यही मेरी लड़की है। तो वो उमा से बोलते हैं कि लाओ ये पान की जो प्लेट है ये मुझे दे दो। तो उमा पान की तश्तरी अपने पिताजी को दे देती है। उसके बाद जब वो अपने पिताजी को पान की तश्तरी देती है, उसी समय उसका जो चेहरा है वो ऊपर उड़ जाता है और उसकी नाक पर जो सोने की रिम वाला चश्मा रखा था वो गोपाल प्रसाद और शंकर को दिख जाता है। तो ये दोनों एक स्वर में एक साथ चौंक उठते हैं और बोलते हैं चश्मा। तो रामस्वरूप जी जरा सकपकाकर, मतलब वो थोड़ा घबरा जाता है और बोलते हैं जी वह तो पिछले महीने इसकी आंख दुखनी आ गई थी, इसको कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद जी फिर कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि कहीं ये पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा है। तो रामस्वरूप जी उन्हें साफ साफ मना कर देते कि नहीं, इसे पढ़ाई की वजह से चश्मा नहीं लगा है। तो गोपाल प्रसाद जी थोड़ा रिलैक्स होकर बोलते हैं कि अच्छा। तो वो उसके बाद थोड़े कोमल स्वर में बोलते हैं कि बैठो बेटी उमा से। रामस्वरूप जी बोलते हैं वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। तो उमा वहां पर जाकर बैठ जाती है। प्रसाद जी अपने लड़के से बोलते हैं चाल में तो लड़की की कोई खराबी नहीं है और चेहरे पर छवि भी है। तो वो उमा से एकदम पूछ बैठते हैं कि हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं जी हाँ, क्योंकि रामस्वरूप जी उसके बदले जवाब दे रहे थे। जी हाँ, सितार भी और बाजा भी सुनाओ। तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। तो उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद वो मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना स्टार्ट कर देती है। स्वर से जाहिर होता था कि उसे गाने का अच्छा ज्ञान था। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, वो थोड़ा धीमा पड़ जाती है और उसका जो मस्तक है, उसका जो सर है वो उड़ जाता है और वो शंकर को देख लेती है क्योंकि शंकर उससे छिप रहा था। तो उसके बाद वह गाते गाते एकदम से रुक जाती है। तो रामस्वरूप जी बोलते हैं क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, इतना काफी है, इतना इनफ है, हमें पता चल चुका है कि आपकी लड़की अच्छा गाती है। तो उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। तो गोपाल प्रसाद जी बोलते कि अभी और ठहरी रहो, अभी यहीं पर बैठी रहो। तो रामस्वरूप जी कहते हैं थोड़ी और देर बैठी रहो उमा। उमा बैठती है, फिर से बैठ जाती है। तो गोपाल प्रसाद जी उससे पूछते कि पेंटिंग वगैरह भी आती है तुमसे। तो उमा चुप रहती है, उमा कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद रामस्वरूप जी बोलते हैं हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया है, जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने खींची है और वह दीवार पर भी, मतलब इसे फोटोग्राफी का भी और पेंटिंग का भी दोनों का ही शौक है। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं अच्छा यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। रामस्वरूप जी फिर से उसके बदले जवाब देते क्योंकि वो चुप रहती है। तो वो कहते हैं सिलाई तो सारे घर किसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। तो वो फिर कहते हैं हाँ हाँ, मतलब हाँ मिलाते हैं और हंसने लगते हैं थोड़ा। उसके बाद गोपाल प्रसाद जी ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कोई इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा फिर भी चुप रहती है। रामस्वरूप जी इशारे के लिए खासते भी है कि तुम कुछ बोलो, लेकिन फिर भी उमा चुप रहती है और उसी तरह गर्दन झुकाए हुए बैठी रहती है। गोपाल प्रसाद जी अब अधीर उठते हैं, वो परेशान हो उठते हैं और रामस्वरूप जी सकपकाते हैं। रामस्वरूप जी घबराते हैं। रामस्वरूप जी कहते हैं कि जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद जी से बोलते हैं कि ये जरा थोड़ा शर्माती है, इनाम तो इसने, बस वो इतना बोलने ही वाले थे कि गोपाल प्रसाद जी बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं, मतलब वो गुस्सा आ जाता है उन्हें। वो कहते हैं थोड़ी रूखी आवाज में जरा इसे भी तुम मुंह खोलने दीजिए। रामस्वरूप जी उमा देखो ये क्या कह रहे हैं, जवाब दो इन्हें। वो बोलते हैं लेकिन फिर उसके बाद उमा बोलती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, हल्की आवाज थी लेकिन स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलती है क्या जवाब दो बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो ठीक है वरना। रामस्वरूप जी इस बात से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं उमा ये क्या कह रही हो, मतलब उमा उमा कहते हैं वो। तो जो उमा है वो वैसे सोसाइटी की जो रियलिटी है उसको ही बता रही थी।
कि इस सोसाइटी कैसे लड़कियों को ट्रीट करती है। उमा उसके बाद, अब मुझे ख्या लेने दीजिए बाबूजी, वो कहती है कि अब मुझे मत रोके, अब मुझे ख्या लेने दीजिए, ये माशे मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा ये पूछिए लड़कियों के दिल नहीं होता। वो उनसे सवाल करती है गोपाल प्रसाद जी से, क्या उनकी चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरी है जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर ले जाता है। तो गोपाल प्रसाद जी ताव में आकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते, बाबू राम स्वरूप, आपने तो मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, हमारी तो बेइज्जती ही नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, मतलब आप इतनी देर से मेरे बाबूजी की इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी तो बेइज्जती ही नहीं होती। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए, वो शंकर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। तो शंकर के अब भेद खुलने लगते हैं और उसके इंसल्ट होने की बारी आती है, तो वो कहता है, बाबूजी यहाँ से चलिए। तो गोपाल प्रसाद जी, लड़कियों के हॉस्टल में? अभी भी उन्हें अपने लड़के की करतूतों की कोई फिक्र नहीं है, बस ये चिंता है कि कहीं ये लड़की पढ़ी लिखी ना हो। तो वो बोलते, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप जी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उमा बोलती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और ना ही आपके पुत्र की तरह, आपके बेटे की तरह कहीं ताक झाक कर कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर वहां से भगाए गए थे। तो रामस्वरूप जी अभी भी बोल रहे हैं कि उमा, उमा चुप हो जाओ। मतलब इतना सुनने के बावजूद भी रामस्वरूप जी उमा को ही चुप कराने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद गोपाल प्रसाद जी खड़े हो जाते हैं, बस बहुत हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैत ढूंढते ही ढूंढ कर उठाते हैं और बीए पास। उफ, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर दोनों बाप बेटे बढ़ते हैं। उसके बाद उमा बहुत ज्यादा गुस्से में थी, तो वो बोलती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगा लीजिएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी है या नहीं, यानी कि बैकबोन। बैकबोन कौन है? ताना मारते हुए बोलती है कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। बैकबोन, बैकबोन, ये कहकर वो चिल्लाती है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे, और शंकर के चेहरे पर रुलासापन था कि वो अभी रो देगा, क्योंकि उसकी गलती थी। दोनों बाहर चले जाते हैं और बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें शौक लगा था। उमा सहसा चुप हो जाती है। उमा उसके बाद चुप हो जाती है। प्रेमा घबराहट की हालत में आती है और प्रेमा बोलती है, उमा, उमा रो रही है। वो कहती है कि उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप जी तुरंत खड़े हो जाते हैं। उसके बाद रतन आता है, तो रतन को एक हास्य के रूप में या फिर एक शौक देने वाला जो लास्ट में होता है, ऐसा दिखा गया है, क्योंकि रतन वहां पर जब सब कुछ चौपट हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, तब आता है और बोलता है, बाबूजी मक्खन। तो सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है, क्योंकि ये प्ले था, बट इट इज द रियल ट्रुथ ऑफ द सोसाइटी। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द समरी। उमा तश्तरी में पान लेकर उन लोगों के सामने आती है। किन लोगों के? गोपाल प्रसाद और शंकर के। उसकी आंखों पर चश्मा देखकर बाप बेटे चौंक पड़ते हैं। गोपाल प्रसाद जी ये संदेह प्रकट करते हैं कि कहीं ये अधिक पढ़ाई के कारण तो नहीं लगा हुआ है। रामस्वरूप जी इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं। गोपाल प्रसाद को उमा की चालढाल और चेहरे की छवि पसंद आ जाती है। उमा सितार बजाती हुई मीरा का भजन गाती है। इसी बीच उसकी आंखें शंकर से की छेपती सी आंखों से मिल जाती है, मतलब वो शंकर को देख लेती है जो कि उससे छिप रहा था। वह गाते गाते अचानक रुक जाती है। उसके पिता रामस्वरूप उसकी पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि की निपुणता, उसकी गुणवत्ता के बारे में उनको बताते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ इनाम वगैरह भी जीते हैं? तो उमा फिर भी चुप रहती है। रामस्वरूप जी के ज्यादा जोर डालने पर वह दृढ़ स्वर में, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलती है कि मैं क्या कहूँ, लड़की को तो कुर्सी मेज की तरह खरीदार को दिखा दिया जाता है, उसकी इच्छा अनिच्छा के बारे में कोई नहीं पूछता। क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? वो उन सबसे सवाल पूछती है, उनके हृदय को ठेस नहीं पहुंचती। लड़कों के बारे में तो कुछ नहीं पूछा जाता। यह साहबजादे तो अब शंकर की बात बताती है फिर गोपाल प्रसाद को कि शंकर लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते समय भगाया गया था और ये नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर वहां से भागे थे। मैंने बीए पास किया है, वो कहती है कि मैंने बीए पास किया है, पढ़ाई की है, कोई पाप नहीं किया है, मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है।
इन बातों को सुनकर गोपाल प्रसाद जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं और रामस्वरूप जी से कहते हैं कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, बीए पास लड़की को मैट्रिक तक पढ़ी बताया, मैं चलता हूँ। तो दोनों बाप बेटे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा फिर उन्हें दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते जब वो जा रहे थे तो कहती है कि पता लगाइएगा आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, बैकबोन बैकबोन, वो चिल्लाती है क्योंकि वो उन्हें ताना मार रही थी। गोपाल प्रसाद जी के चेहरे पर बेबसी भरा क्रोध था क्योंकि उनके लड़के की ही गलती थी और वो कुछ नहीं कर सकते थे, और उनके लड़के के चेहरे पर रुलासापन था क्योंकि वो उसकी जो है इंसल्ट हो चुकी थी। दोनों बाहर चले जाते हैं, उसके बाद उमा रोने लगती है एंड और उसके बाद ये प्ले खत्म हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट करेंगे। So thank you for watching.